ग्रेजुएट होते हुए 3 महीने हो चुके हैं, मुझे पर जॉब अब भी नहीं मिल रही। सीजीपीए तो अच्छा खासा था। सर बोल रहे थे अलग अलग जाके जॉब में तलाश में रहने को, तो देख लेता हूँ यहाँ मुझे कुछ मिलता है या नहीं। वेट, हाँ फाइनली एक मिल गया। जल्दी जल्दी रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, रजिस्टर हो गया। क्या कल ही कॉल करने वाले हैं? ठीक है, देख लेता हूँ क्या होता है। फाइनली कॉल आ गया। वेट। गुड आफ्टरनून, एबीसी टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ सर, तो मैं अभी बाय द वे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? बीटेक सर, बीटेक 4 साल इंजीनियरिंग की है। परफेक्ट। तो बताओ आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? हाँ सर, मैं कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ा हूँ अभी, और मेरे सीजीपीए भी बहुत अच्छे खासे थे। 7.8 के साथ सीजीपीए था मेरा, और मैं यूं ही कुछ भी चीज़ों को सॉल्व कर देता हूँ। कॉलेज में क्या पढ़ा है वो नहीं पूछ रहा, मार्केट में क्या कर सकते हो वो पूछ रहा हूँ। तो सर ऐसा है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी डिग्री की वजह से, और आप कह रहे हैं मैं जो... बेटा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leak. सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी? आई एम रियली सॉरी कि मेरे पिछले वीडियो में थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, थोड़ा क्वेश्चनिंग हो गया था, थोड़ा बहक गया था, थोड़ा गुस्सा हो गया था। क्योंकि जब दिक्कत में ही दिक्कतें होने लगे तो आप सवाल करते हो एट द एंड, और आप चिढ़ जाते हो सवाल करते हुए। आप दिक्कत देख रहे हो पर उस दिक्कत को सही नहीं कर रहे, गलत है ना? आप देख रहे हो कि डॉक्टर होने के लिए बस एक ही एग्ज़ाम है देने को, वो है नीट, और बच्चा नीट एग्ज़ाम दे रहा है, पता चल रहा है उसका पेपर लीक हो चुका है। क्या ये सही है? एसएससी, जीटी, सीयूटी, यूजी से बच्चों का फ्यूचर बदल जाता है, और आप उसी में भी टेक्निकल इशूज़ और ग्लिचेस करवा रहे हो, जो कि हो भी रहा है। करवा रहे हो डजंट मीन कि आप जानबूझ के करवा रहे हो, पर हो रहा होगा। क्या नहीं सही कर सकते आप उसे? सही तो कर पाएंगे आप, सही तो हो सकता है आप। इतने सारे फंडिंग आ रहे हैं, इतने सब पैसा हो रहे हैं, क्या आप एक अच्छा सा कंप्यूटर नहीं डाल सकते? बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे सेंटर्स में। मैं बहुत सारे केसेस ऐसे सुन चुका हूँ जहाँ पर बच्चे आंसर दबा रहे थे, उनसे दब नहीं रहा था, पुट ही नहीं हो रहे थे आंसर। ओएसए मार्किंग की बात ही क्या करना। ओएसए में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था रिसेंट में, एक नया ऑन स्क्रीन मार्किंग। जो अफेक्टेड है इस चीज़ से ना बच्चे, वो तो है भाई, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे अभी। देर आर रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ कि वो क्या करे भी अभी। पहली बात, बहुत सारे मेजर इश्यूज़ और माइनर इश्यूज़ हैं जो हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। 2 मेजर इश्यूज़ हैं जो मैं बात करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ अनएम्प्लॉयबिलिटी। पहली बात, 17-18 साल पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा स्कूल कॉलेजेस से निकलता है तो उसे एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है या नहीं, ये सवाल करो। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ इशू। बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है, वो क्या समझ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या है, वो सब पहले आप जान पाओ, ऐसा कुछ करो, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये 2 मेजर इशूज़ हैं। माइनर इशूज़ क्या है? माइनर इशूज़ ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 10th के बाद ना बस 3 ही ऑप्शन है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए ना भाई। दूसरा माइनर इशू, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉलेजेस और स्कूल्स में नहीं है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो बच्चे ना स्पोर्ट्स में थोड़ा बेहतर होते हैं या नहीं भी होते, जो बच्चे बेहतर भी नहीं होते, दे जस्ट वांट टू प्ले, दे जस्ट वांट टू फन, उनके लिए भी कुछ चांसेस नहीं मिलता है स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि मज़े मज़े से खेलने वाले कुछ खेल
ओलंपिक्स तक ले जाते हैं, और ये चीज़ हमें बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। पहली बात, ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम 34 साल पुराना 1986 पॉलिसी है जो 1964 से इम्पैक्टेड है। 1964 में एजुकेशन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, जहां हम बातें कर रहे थे हाउ एजुकेशन सिस्टम शुड बी। थॉमस बैबिंगटन मैकले ने एक चीज़ बताई थी कि सिविल सर्विस इंडिया में लाने के लिए आपको इंग्लिश को अच्छे से रटवाना पड़ेगा, और उसे विलियम बेंटिक ने भी ग्रीन फ्लैग दे दी कि हाँ ठीक है, पढ़ाओ बच्चों को। वहाँ से रट्टा वाला कल्चर आ गया। फिर उसी को थोड़ा रिफॉर्मेटिव करते हुए 1986 पॉलिसी आया। 1964 से शुरू होते हुए 1986 तक जब बातें हो रही थी, तो 1986 पॉलिसी को लेते हुए हम अब तक ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं। और हम सवाल जब कर रहे हैं तो हमें आंसर में NEP घुसाया जा रहा है कि हम तो लाए एक नया एजुकेशन पॉलिसी, NEP बहुत तो बढ़िया है। नहीं है बढ़िया। मैं जब उसे डिबंक करूँगा ना तो पता चलेगा NEP कितना बायात है, NEP 2020। तो दो मेजर इशूज़ क्या हैं, जैसे मैंने बताया अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ इशू। तो हम पहले नंबर्स के ऊपर चलते हैं। पहली बात, मानस गोहेन अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कहते हैं कि 86% इंडियंस जॉब डिसरप्शन देखते हैं और 89% खुद को ऑफ स्किल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक रिलेवेंट जॉब में एंटर करना है, जो कि सही है। 89% खुद को ऑफ स्किल करते हैं। ये ऑफ स्किल नहीं है, ये कोर्सेस हैं। स्कूल कॉलेजेस में ऐसे कुछ चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, या हमें मार्केट के अकॉर्डिंग हमें तैयार नहीं किया जाता, तो हम कोर्सेस लेते हैं स्कूल कॉलेज के बाद कि हम कहीं अच्छे से जॉब पा जाए, हमें जॉब मिल जाए, जिससे हम अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, बेकारी ना रहें, घर में बैठे ना रहें, बस कुछ कमाएं। कुछ स्किल हो कॉलेज और स्कूल्स में सीखने के लिए तो बच्चे कुछ कर सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर। पर जब कुछ नहीं है तो कोर्सेस ले रहे हैं, जॉब डिसरप्शन देख रहे हैं, खुद को ऑफ स्किल कर रहे हैं, AI पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज ले रहे हैं, हर वो चीज़ ले रहे हैं। वो एकदम स्कूल कॉलेज में पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर कोर्सेज में पैसे खर्च करने हैं इनको। एब्सोल्यूट कोई नहीं हो पा रहा, जो कि सच है। एब्सोल्यूट कोई नहीं हो पा रहा कि हाँ, हम स्कूल कॉलेज से बाहर आने के बाद या हम ग्रेजुएट होने के बाद हमें एक अच्छा सा जॉब मिला है और हम उससे कंफर्टेबल हैं और हम उससे पैसे कमा पा रहे हैं। कोई एब्सोल्यूट नहीं है उस चीज़ के लिए। अब नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अब नंबर की बात करते हैं। जब हम हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम में बात करते हैं, अनएम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तब किसी भी देश का अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट कितना होना चाहिए जिसे हमें समझ में आए कि वो देश अपने हेल्दी इकोनॉमिक्स में है, हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम के बीच है वो। तो उसका परसेंटेज है कि 3.5 से लेकर 5% के बीच अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट हो तो वो देश हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आता है। पर हमारा इंडिया हर साल एवरेज 4.2 से लेकर 4.9% तक आंकड़ा लाता है। 2025 इटसेल्फ 6 महीने से ज़्यादा एवरेज आप ये स्पाइक देखोगे। 2025 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको पता चल रहा है कितने सराउंड लेवल में स्पाइक हुआ था अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट। दिसंबर 2024 में ये 6.4% चला गया था। तो इसे पता चल सकता है कि हमारा इंडिया का हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम किस लेवल में बहायात होगा। तब सवाल भी होता था, तब एम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर भी सवाल होता था। उस टाइम हम पढ़ रहे थे, अपने सोशल साइंस में भी पढ़ रहे थे कि बेकारी समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 100 में से 10 या 12 या 15 ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड नहीं हैं, घर बैठे रोटी तोड़ रहे हैं और वो पैसे नहीं कमा रहे। वो ग्रेजुएट हैं, वो अच्छे कॉलेजेस से एजुकेटेड हैं, वो लिटरेट हैं, पर उन्हें नहीं मिल रहा काम, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि उनका मार्केट नीड बदल चुका है। जब भी हम देश के बारे में बात करते हैं तो हम एक रैंक निकालते हैं, एक रैंकिंग्स, इंडिया कितने नंबर पे गरीबी में है, और मीडिया फ्रीडम में इंडिया कितने रैंक में है, एयर फोर्स कितने रैंक में है, एयर पावर, नेवी पावर और आर्मी पावर कितने रैंक में है इंडिया का। सब में हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। बट गेस व्हाट, अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट में जब हम ये चीज़ रैंक निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या निकलता है? इंडिया इज़ ऑन 12th नंबर विथ 5% ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट रिसेंटली। और ये 4.9 से लेकर 5% की बात हो रही है। हर साल हर एवरेज इंडिया 12th नंबर पे आता है।
साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ये सब इंडिया से आगे हैं। और हम जब सवाल करें तो हम एंटी नेशनल, सॉरी फॉर बीइंग एग्रेसिव वंस अगेन, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। जब हमने बात की अनएम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर और हमें पता चल रहा है इस नंबर से कि ये नंबर्स कितने बाहियात हैं और क्यों ये सिस्टम बदलना चाहिए, और बदलना चाहिए तो एनईपी नहीं आना चाहिए। एनईपी सिस्टम के बारे में बातें ही मत करो। आप ये समझ लो कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम शुड बी लाइक प्योर लिक्विड, प्योर वाटर, कि एक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि वो अपना जगह किसी भी पात्र में बना पा रहा है, कोई भी बच्चा उसमें जगह बना पाए, उसके लिए जगह बना पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे कोग्निटिव स्किल्स में बेटर होते हैं, कुछ बच्चे लॉजिस्टिक में बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे रटने में बढ़िया होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स या म्यूज़िक में बेटर होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम एकदम पानी के जैसा होना चाहिए, जिससे बच्चों को भी समझ में आए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उनका एक फ्यूचर है उस चीज़ में, उसके लिए उसका एक फ्यूचर है, और वो उस चीज़ से इंस्पिरेशन ले पाए कि हम उस सिस्टम से पढ़ के आए जहाँ पर हमें चांसेस मिल रहा है, हम बातें कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर। क्या ही बात करना मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर, जब हम सब इसको हम सब ने ना अपने अंदर फील किया होगा। डजेंट मैटर आप 19 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेंटल हेल्थ इशू, सब ने एक टाइम ऐसा फील किया होगा, रोतुड़ फील किया होगा कि नहीं हो रही पढ़ाई मेरे से, नहीं हो रही। मैं भी एकदम 10th के बाद साइंस ले गया था और सोचने लगा कि साइंस पढ़ने वाला हूँ एंड और भाई अच्छा है। पीयर प्रेशर में आके साइंस लिया था, मैं सोच कर कि जेई देने वाला हूँ और इंजीनियर होने वाला हूँ, बट नहीं, पीयर प्रेशर में आके लिया था मैं साइंस, और इतना डिप्रेस था मैं साइंस लेने के बाद। और हर साल ये रिपोर्ट, मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ तो मेंटल हेल्थ इशू की, हर साल 7.3% के साथ ये एवरेज आता है कि 100 में से 7 बच्चे तो ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ इशू फील करते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं। और ये हम रिसर्च पेपर की बात करें, ऑन ग्राउंड बातें करें तो ये बहुत अलग है। ऑन ग्राउंड 22-23 बच्चे निकलेंगे 100 में से जो डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं। कितने कॉलेजेस है, स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो बच्चों को समझ रहे हैं या बच्चों को समझाना चाहते हैं? नहीं है, कोई नहीं है। आजकल अप्लाई हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, बट नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा। और वो भी आ रहे हैं बस पैसे कमाने के लिए। जो साइकोलॉजिस्ट आ भी रहे हैं उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो पैशन से आए हैं, वो पैसे कमाने आए हैं। स्कूल में 2-3 साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जहाँ पर बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड ऑल। ये एजुकेशन सिस्टम आपको पहले पागल करता है, फिर आपको जॉबलेस करता है, फिर आपको रास्ते के कहीं कोने में फेंक देता है और कहता है कि अभी आप कुछ कोर्स लेकर पढ़ने लगो या जो भी करो, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दो और एक्सपेक्ट करो कि पेपर लीक हो रहा है, फिर जो करना है वो करो। और एंटायर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। एनईपी के बारे में हम बातें करने लगे। मैं एनईपी के बारे में बात करूंगा बट इन अनदर वीडियो। मैं एनईपी के बारे में बाद में बात करूंगा, बट फॉर नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, देन बिलीव मी एनईपी सही नहीं है और मैं समझा सकता हूँ। प्लीज़ गिव मी वन चांस। और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एनईपी के बारे में, जिससे आप समझ आए कि एनईपी क्यों गलत है। सो दैट्स इट इन द वीडियो। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में मेजर इशूज़ को लेकर माइनर इशूज़ बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कोई नहीं कह रहा, जो कोई नहीं सवाल कर रहा। सवाल करने में डर लग रहा है या क्या है, पर कोई नहीं कर रहा सवाल। प्लीज़ सवाल करिए, ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मिलते हैं आप सबसे एक अलग वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय, सी यू।